नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। वैक्सीन की एक डोज कोवैक्सीन की और दूसरी डोज कोविशील्ड की, क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या अलग अलग वैक्सीन की डोज को मिक्स कर सकते हैं? वैक्सीन के इस घालमेल से क्या शरीर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा या फिर वैक्सीन का ऐसा रीमिक्स चल जाएगा और शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी? इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में अलग अलग वैक्सीन की डोज लगाने के मामले सामने आए हैं। इस पर हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट भी है। इस घटना से सवाल उठा कि अलग अलग वैक्सीन की डोज मिक्स करने से किस तरह का जोखिम। हमने कई एक्सपर्ट से बात की है, वैक्सीन से जुड़े कई रिसर्च पेपर पढ़े हैं ताकि आपकी आशंकाओं को दूर करें, आपको खबरदार कर सके। इसके अलावा आपको कोरोना वायरस को नाक में नष्ट कर देने वाले नेजल स्प्रे के बारे में बताएंगे। कनाडा की एक कंपनी ने यह स्प्रे बनाया है और इसे भारत में जल्द लाने की कोशिशें हो रही हैं। ये स्प्रे नाक में ही 99.9% वायरस को मार देता है। इसके ट्रायल यूके, अमेरिका, कनाडा, इजराइल और न्यूजीलैंड में सफल रहे। इसे न्यूजीलैंड और इजराइल में इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। अगर वैक्सीन लगवाने के साथ इस स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना संक्रमण की किसी भी लहर को रोका जा सकता है। इस स्प्रे के लिए भारत का इंतजार कब खत्म होगा, ये आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैसे चीन के खिलाफ इंटरनेशनल हल्ला बोल शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जान माल का जो नुकसान पहुंचाया, अब उसकी जिम्मेदारी फिक्स करने की कोशिश हो रही है। जब भी यह सवाल उठता है कि कोरोना वायरस कहां से और कैसे फैला, तो शक की सुई न सिर्फ चीन की तरफ घूम जाती है, बल्कि यह सुई चीन को चुभ जाती है। चीन को कटघरे में खड़ा करने वाले नए सबूत कौन से हैं, ये भी देखिएगा। और पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी क्यूबा भागते वक्त डोमिनिका में पकड़ा गया। उसके पास अभी एंटीगा की नागरिकता है, लेकिन एंटीगा सरकार उसकी करतूतों से इतनी परेशान है कि उसने डोमिनिका से कह दिया है कि मेहुल चोकसी को सीधे भारत को ही सौंप दिया जाए। यह कहानी एकदम फिल्मी है और इसमें कूटनीति वाला पेच भी है। इसे डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात वैक्सीन की। देश के वैक्सीनेशन अभियान में अभी यह प्रोटोकॉल है कि दोनों डोज एक ही वैक्सीन की लगनी चाहिए। किसी दूसरी वैक्सीन से दूसरी डोज नहीं लगाई जा सकती। लेकिन यह इसी देश में हो सकता है कि लोगों पर जाने अनजाने ट्रायल हो जाते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में कुछ गांव वालों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगी। दूसरी डोज जब वो लगाने गए तो कोवैक्सीन की लगा दी गई, और ये 2 हफ्ते पहले की बात है। लेकिन इसे गलती और लापरवाही मान लिया गया और बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई अध्ययन किए यह कहा जा रहा है कि अगर दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली वैक्सीन कोविशील्ड लगी और दूसरी वैक्सीन जब लगी तो उसका देखा गया सीसी, तो वो कोवैक्सीन था। सब में डर की माहौल हो गई थी कि कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए डर का माहौल तो बना हुआ है अभी भी गांव में। 1 हफ्ते तक शंका थी मन में कि अलग लगा है, कोई नुकसान ना हो शरीर को, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। अगर इन लोगों को कुछ हो गया होता तो इनके परिवारों को कौन जवाब देता? कौन ये कहने की हिम्मत करता कि दूसरी डोज अगर दूसरी वैक्सीन की गलती से लग भी गई तो भी दिक्कत की कोई बात नहीं। हम इस वक्त औदही कला गांव में हैं और इस गांव में जो लोग आप देख रहे हैं बैठे हुए, इन सबों के हाथ में कार्ड है जिन्हें वैक्सीन लगी है, लेकिन अलग अलग 2 वैक्सीन लगा दी गई। यानी कि पहले जो वैक्सीनेशन हुआ, पहले दौर में उन्हें कोविशील्ड लगाया गया, लेकिन जब दूसरी बारी आई दूसरे वैक्सीन की डोज की तो उन्हें कोवैक्सीन वैक्सीन लगा दी गई। हंगामा मचा जब ये राज खुला कि अलग अलग वैक्सीन गांव के लोगों को लगा दी गई है और उसके बाद जांच भी बैठ गई। सवाल तो यह है कि ऐसी लापरवाही कैसे हो गई, जब एक एक आदमी का रिकॉर्ड होता है, डेटा मौजूद रहता है, सबको कार्ड दिए जाते हैं, कौन सी वैक्सीन कब दी गई ये पता होता है। क्या इसे लापरवाही मानकर छोड़ दिया जाए? देखिए, जब 14 तारीख को ईद के दिन इन लोगों को लगा था, 20 लोगों को लगा, और 20 में एक तो हमारे घर के ही थे, हमारे चाचा थे, और बाकी 17 लोग हमारे गांव के थे, 2 बगल के गांव झिंगा और एक मानपुर के थे। डर तो लगी रहा था कि मान लीजिए इतना अफवाह है वैक्सीन के बारे में, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, हम लोगों को कोई क्षत ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अच्छी बात है कि किसी को अब तक कुछ नहीं हुआ और भगवान न करे कि इनके साथ आगे भी कुछ हो। लेकिन क्या इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों इनकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ?
जाने अनजाने में लगा या पता नहीं चला? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जानकारी से लगाए कि वैसे भूल से लगी, ये तो वही बता सकते हैं। और ये 1 महीने के अंतराल पर जब आप लोगों को पड़ा तो आप लोगों को कैसे पता चला कि अलग अलग वैक्सीन लग गई? जब वैक्सीन 14 अप्रैल को लगा, उसके बाद 14 मई को जब लगा तो मानपुर के एक नंदलाल चौधरी थे। जब वैक्सीन खत्म हो गया तो फोन किए ब्लॉक पर और वहां से पता चला कि वो वैक्सीन गलत है, वहीं से हम लोग को पता चला। तो जब गांव में अलग अलग वैक्सीन लगी तो क्या हड़कंप मचा था? क्या सब लोग चिंतित हो गए? जी हाँ, चिंतित जरूर हो गया साहब। चिंतित में तो आई गवा रहा साहब। सिद्धार्थनगर के लोगों को 14 अप्रैल को पहला टीका कोविशील्ड का लगा, 14 मई को दूसरा टीका कोवैक्सीन का लगा दिया गया। जब ये बात खुली तो कह दिया गया कि टीका लगाने वालों से गलती हो गई। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं। जब अलग अलग डोज देने की बात सामने आ गई तो 15 दिन बाद एएनएम को सस्पेंड कर दिया गया। वैक्सीन सेंटर के प्रभारी और कोल्ड चेन मैनेजर पर कार्रवाई की बात की गई और यह कहा गया कि वैक्सीन सेंटर पर गलती से कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन चली गई थी और उसी कोवैक्सीन की डोज उन लोगों को लगा दी गई जिन्हें पहले कोविशील्ड लगाई गई। लेकिन जिन 20 लोगों के साथ ये खिलवाड़ किया गया, उन्हें ना तो कोई ये बात बताने वाला था, ना ही कोई पूछने वाला था कि वो सुरक्षित है कि नहीं। डॉक्टर से दोबारा मिले कि नहीं आप लोग? जब वैक्सीन क्यों अजबे नहीं किए डॉक्टर? अच्छा, आज पहली बार ये डॉक्टर आए हैं चेक करे। अच्छा, हाँ, कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं। ये अपने आप में अजीब मामला है। सवाल यह है कि इसे गलती कहा जाए या जानबूझकर ऐसे प्रयोग करवाए जा रहे हैं और इन्हें लापरवाही का नाम दे दिया जा रहा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का दूसरा टीका। लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी। इस चीज को इनफैक्ट एक्टिवली ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या ऐसे मिक्स मैच करे तो कोई इसमें फायदा है, ऐसा सोचा जा रहा है और संभव भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो उन व्यक्ति विशेष को वरी करने की मेरे से आपको जरूरत नहीं। सरकार के एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की अलग अलग डोज से कोई दिक्कत नहीं और वो खुद इस पर ट्रायल का विचार कर रहे हैं। लेकिन जब तक ट्रायल नहीं होता, जब तक नतीजे नहीं आते, तब तक अलग अलग डोज से दिक्कत ना होने की बात बिना सबूत के कैसे कही जा सकती है? यदि पहली डोज कोवैक्सीन की लगी है तो दूसरी डोज कोविशील्ड की नहीं लेनी चाहिए। सिमिलरली पहली डोज कोविशील्ड की लगी है तो दूसरी डोज कोवैक्सीन की नहीं लेनी चाहिए। दोनों ही अलग वैक्सीन हैं। एक वेक्टर्ड वैक्सीन है, दूसरी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। जब वैक्सीन हम देते हैं किसी व्यक्ति को तो उसके अंदर एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जागृत होता है, जिसके कारण एंटीबॉडीज बनना चालू होती हैं। हर वैक्सीन का बॉडी रिस्पॉन्स अलग तरह से देती है, बट अभी तक इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए मिक्स एंड मैच करके नहीं देखा गया है इंडिया में इन 2 पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए। इस पे ऑलरेडी स्टडीज चल रही हैं। अगर वो सक्सेसफुल होती हैं, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और एफिकेसी बढ़ती है, एंटीबॉडी का काउंट बढ़ता है, देन डेफिनेटली आगे मिक्स मैच सोचा जा सकता है। बट एट दिस पॉइंट मिक्स एंड मैच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी डोज पर वैक्सीन बदलना ये दुनिया में कहीं भी अभी प्रोटोकॉल नहीं बना है। इस पर ट्रायल जरूर हो रहे हैं, लेकिन पक्के तौर पर कोई सबूत अब तक नहीं है कि इससे नुकसान होगा या नहीं। फिलहाल इसको लेकर भारत में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन अगर प्रोटोकॉल होगा भी तो विशेषज्ञों का कहना है कि एक ट्रायल के तरीके से इन वैक्सीन की डोजेस को मिक्स किया जा सकता है। उसमें भी काफी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, पार्टिसिपेंट एनरोलमेंट देखना पड़ता है और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसकी भी जिम्मेदारी लेनी होती है। इस तरीके से एक डोज कोविशील्ड और दूसरी डोज कोवैक्सीन लगाना फिलहाल भारत में इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन डॉक्टर वीके पॉल ने क्यों कहा कि ये चिंता का विषय नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
वैक्सीन भी अलग अलग प्रकार की होती है, इसीलिए दोनों डोज को मिक्स किया जा सकता है या नहीं, इस पर अभी बहुत बड़े सवाल हैं। फाइजर और मॉडर्ना जैसे वैक्सीन आरएनए आधारित वैक्सीन है। इन्हें बनाने में वायरस के जेनेटिक कोड का इस्तेमाल किया गया है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के उस स्पाइक प्रोटीन पर काम करती है जो वायरस को शरीर की कोशिकाओं में चिपकाता है और संक्रमण फैलाता है। कोविशील्ड, स्पुतनिक और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इन्हें एडेनोवायरस का इस्तेमाल करके उससे कोरोना वायरस जैसा ही स्पाइक प्रोटीन बनाया गया जो शरीर में जाकर वायरस के स्पाइक प्रोटीन से सुरक्षा करता है। अब कोवैक्सीन को पारंपरिक तरीके से बनाया गया जो निष्क्रिय हो चुके वायरस पर आधारित है और जो शरीर को वायरस से लड़ना सिखाता है और उसके खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करता है। भारत में इस वक्त कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों लगाई जा रही हैं। स्पुतनिक को भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन तीनों वैक्सीन अलग अलग प्रकार की वैक्सीन है। इसीलिए यह बड़ा सवाल है कि क्या इन्हें दूसरी डोज में मिक्स किया जा सकता है। दुनिया में किस तरह से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश हो रही है और क्या सवाल है, यह भी हम आपको बताते हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज एक ही वैक्सीन से लगनी चाहिए या फिर दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन से भी लगाई जा सकती है। इस सवाल का जवाब दुनिया भर में फार्मा कंपनियां और रिसर्चर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन से लगाए जाने की चिंता ये है कि वैक्सीन के इस कॉकटेल से कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा, कहीं कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, कहीं फिर वैक्सीनेशन बेअसर तो नहीं हो जाएगा। हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है उसकी ही सेकेंड डोज देनी है। इस मामले में क्या हुआ इसका पता होना चाहिए, पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। इनफैक्ट ये भी एक साइंटिफिक नैरेटिव चलता है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरा दिया जाए तो इम्यूनिटी और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर के आती है। अभी तक के नियम कायदे से एक ही वैक्सीन की दोनों डोज लगनी चाहिए, लेकिन क्या दूसरी डोज अलग वैक्सीन से लगाया जाना मुमकिन है? इस पर दुनिया भर में पिछले 4 महीने से अध्ययन किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में अलग अलग वैक्सीन लगाए जाने का एक ट्रायल फरवरी में शुरू हुआ था, जिसमें एक ग्रुप को पहले फाइजर का टीका लगा और फिर 28 दिन बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का टीका लगाकर देखा गया। ब्रिटेन में बाद में इस ट्रायल को और विस्तार दिया गया और फाइजर, मॉडर्ना, नोवावैक्स, एस्ट्राजेनेका जैसी अलग अलग वैक्सीन के 8 कॉम्बिनेशन बनाकर इन्हें लगाकर अध्ययन किया जा रहा है। ऐसे ट्रायल से पता लगाया जा रहा है कि वैक्सीन के कॉकटेल से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, किसी को कोई बड़ा खतरा तो नहीं हो रहा और अलग अलग वैक्सीन की डोज लगने से वैक्सीन उतनी प्रभावी हो रही है या नहीं। चूंकि वैक्सीन एक स्वस्थ इंसान को दी जाती है तो वैज्ञानिक चाहते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट चाहते हैं कि इसका एक वैज्ञानिक आधार हो, उस पर रिसर्च हो। तो अगर इम्यूनोलॉजिकल सिद्धांत में पूछा जाए तो वैक्सीन को मिक्स करने से कोई भी खतरा नहीं है, वो लगभग सेफ होती हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि वो इफेक्टिव होंगी या एफिकेसी उनकी कितनी होगी। तो लोग सवाल पूछते हैं कि और जरूरी है कि उस पर रिसर्च की जाए। तो दुनिया के कुछ देशों में इस तरह की रिसर्च की गई है और कुछ कंप्लीट हो गई है, जिसमें देखा गया है कि पहले एक वैक्सीन दी जाए और फिर उसके बाद दूसरी वैक्सीन दी जाए। इसको हेट्रोलोगस प्राइम बूस्ट अप्रोच कहते हैं। इस पर दुनिया के दूसरे देशों में भी कुछ छोटे छोटे अध्ययन हो चुके हैं। स्पेन में 600 लोगों पर एक ट्रायल हुआ था, जिसमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की डोज लगाने के बाद बूस्टर डोज यानी दूसरी डोज फाइजर वैक्सीन की दी गई। इसमें शुरुआती तौर पर यह पाया गया कि जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका के बाद दूसरी डोज फाइजर की लगी, उनमें एंटीबॉडीज का लेवल उन लोगों से ज्यादा था जिन्होंने दोनों डोज एस्ट्राजेनेका के लिए थे। चीन में भी वैज्ञानिकों ने इसी तरह के कुछ प्रयोग किए हैं। वहाँ 4 तरह की वैक्सीन के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर ये पाया गया कि एक ही वैक्सीन के दोनों डोज के मुकाबले वैक्सीन का कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रभावी है। लेकिन अभी इस पर व्यापक अध्ययन के नतीजों की जरूरत है कि एक ही वैक्सीन के दोनों डोज देना सही है या फिर दोनों डोज में वैक्सीन का कॉम्बिनेशन भी चल सकता है। इस पर जुलाई अगस्त तक ही कुछ हद तक साफ साफ कहा जा सकता है, जब ब्रिटेन जैसे देशों में चल रहे अध्ययन के पूरे नतीजे आएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन का कॉम्बिनेशन आने वाले दिनों में ये मजबूरी भी होगा और कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी भी।
क्योंकि वैक्सीन की दुनिया भर में कमी को देखते हुए इस बात की गारंटी नहीं है कि पहली डोज जिस वैक्सीन की लगी है उसे दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की मिल पाए, यानी दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की लेने की मजबूरी होगी। दूसरी बात यह है कि एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन जिस तरह यूके और यूरोप में कुछ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं बताई गई हैं, उनकी पहली डोज लगाए लोगों को दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन के लिए प्रयोग करना मजबूरी थी। तीसरी बात यह कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन कंपनियां जिन्हें वैक्सीन उत्पादन में रुकावट आ रही थी, उनका पहला डोज लगाए लोगों को दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की देने की मजबूरी थी। और चौथी बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस जिस तरह से रूप बदल रहा है, उसमें वैक्सीन के कॉम्बिनेशन को एक ही वैक्सीन के दोनों डोज से ज्यादा प्रभावी और बेहतर रिस्पांस वाला बताया गया। एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि मौजूदा हालात में कोरोना वैक्सीन का भविष्य यही दिख रहा है कि वैक्सीन की डोज का इसी तरह कॉम्बिनेशन होगा या फिर सिंगल डोज वैक्सीन पर सब काम करेंगे। लेकिन इसका तब तक इंतजार करना होगा जब तक वैक्सीन के कॉम्बिनेशन के पक्के तौर पर काम करने के पक्के वैज्ञानिक सबूत न आ जाएं। आज तक ब्यूरो। कोरोना से बचाव के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी है। पहला मास्क, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा वैक्सीन। और अब कोरोना से बचाने वाली एक और चीज आ चुकी है जिसका नाम है नेजल वैक्सीन, नेजल स्प्रे, यानी कि नाक में डाला जाने वाला स्प्रे जो कोरोना से बचाएगा। कनाडा की कंपनी सेनोटाइज ने एक ऐसा नेजल स्प्रे तैयार कर लिया है जिसके कोरोना से बचाव में 99.99% तक कारगर रहने का दावा किया जा रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह नेजल स्प्रे ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस पूरा कर चुका है। इजराइल और न्यूजीलैंड ने तो इसे इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दिया है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह नेजल स्प्रे काम कैसे करता है। कंपनी के अनुसार ये कोरोना पॉजिटिव लोगों को ठीक करने में मददगार है। ये नेजल स्प्रे लेते ही सबसे पहले नाक में एक बैरियर यानी रुकावट पैदा करता है और वायरस को नाक से गले के अंदर प्रवेश करने से रोक देता है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि कोरोना पॉजिटिव आने के 24 घंटे के भीतर सेनोटाइज नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करने वाले लोगों में 95% तक वायरल लोड कम हो गया, जबकि शुरुआती 3 दिन के भीतर नेजल स्प्रे इस्तेमाल करने पर 99% तक वायरल लोड कम हो गया। कंपनी का दावा है कि इस नेजल स्प्रे के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस नेजल स्प्रे को वैक्सीनेशन के पहले और बाद में दोनों ही स्थितियों में लिया जा सकता है। ये नतीजे दुनिया के मशहूर जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस नेजल स्प्रे को तैयार करने वाली कंपनी का कहना है कि भारत में भी जल्द ये नेजल स्प्रे उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए भारत की कई कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। अगर इस नेजल स्प्रे को भारत में मंजूरी मिल जाती है तो यह कितना मददगार साबित हो सकता है, इसका विश्लेषण करते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ ये नया इनोवेशन है। नाक में स्प्रे किया और वहां मौजूद वायरस खत्म। यूके के ट्रायल्स में कारगर साबित हुआ ये नेजल स्प्रे कोरोना की लहर को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वैंकूवर की बायोटेक कंपनी सैनिटाइज ने इस नेजल स्प्रे को तैयार किया है। आप इसे हैंड सैनिटाइजर की तरह नाक में काम करने वाला स्प्रे भी कह सकते हैं। ये स्प्रे मरीजों को खुद ही अपनी नाक में करना होता है और ये कुछ सेकंड्स में नाक में ही वायरस को खत्म कर देता है। इससे ना तो वायरस पनप पाता है और ना ही फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंच पाता है। हम जानते हैं कि इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है। नाक ही वो जगह है जहां से वायरस की एंट्री होती है और वो अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। अगर हम वायरस को नाक में ही मार देंगे तो वो अंदर जाकर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं अक्सर बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हूँ और जैसे ही उससे बाहर आती हूँ तो ये सुनिश्चित करती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं मास्क हटाकर तुरंत स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ। इस स्प्रे में सबसे खास चीज है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कोरोना वायरस को मार देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर फरीद मुराद को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था और उनका रिसर्च इस स्प्रे को बनाने में काम आया। कनाडा और यूके में इस स्प्रे के ट्रायल हुए हैं। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में इस नेजल स्प्रे ने 24 घंटे के अंदर वायरस की संख्या को 95% तक कम कर दिया और 72 घंटों में 99.9% तक। अच्छी बात यह है कि कोरोना के यूके वेरिएंट सहित अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ भी ये कारगर है। इस स्प्रे के साइड इफेक्ट्स और इससे जुड़े दूसरे जरूरी सवाल हमने रॉब विल्सन से पूछे, जो इसके ट्रायल की देखरेख कर रहे हैं। On side effects, where is it on side effects? We've seen no side effects. We've tried this.
अब तक इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। हमने हजारों लोगों पर इसका टेस्ट किया है। ये एकदम सुरक्षित, ये काफी सेफ है। Can it work on all the variants and can children take that too? It's a general antiviral, so it should work. ये किसी भी वायरस के खिलाफ काम करता है, इसलिए ये सारे वेरिएंट्स पर कारगर है। 0.01% ऐसे केस हो सकते हैं जहां ये वायरस को न मार पाए, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कारगर है। हमें उम्मीद है कि बच्चों के लिए भी ये एकदम सुरक्षित होगा। हालांकि सभी बच्चों को ट्रायल में शामिल नहीं किया गया है। Is it preventative or is it a cure and a treatment? At the moment, the trial has looked at it as a treatment. ये ट्रीटमेंट से ज्यादा बचाव के लिए कारगर है। ये स्प्रे नाक में ही वायरस को मार देता है। And can it replace vaccine? It won't replace the vaccine. We advise anybody to take the vaccine that has access. ये वैक्सीन को रिप्लेस नहीं करेगा, ये वायरस को फैलने से रोकेगा। ये वैक्सीन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे नतीजे और बेहतर हो जाएंगे। It does reduce hospitalization. Is that what we're leading to? We hope so. I mean, we haven't. हमें हॉस्पिटलाइजेशन पर पूरे नतीजे नहीं मिले हैं। ये फेज 3 ट्रायल में सामने आएगा, लेकिन ये वायरल लोड को कम करता है। How quickly can it be in the market and at what cost? Well, in terms of the market, हमारा इजराइल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और जगहों पर भी हम अप्रूवल के लिए बात कर रहे हैं। दाम अभी तय नहीं है। we haven't fixed the price yet. वैज्ञानिकों का मानना है कि नाक के जरिए कोरोना वायरस की एंट्री होती है, इसलिए नेजल स्प्रे काफी असरदार साबित हो सकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में वैक्सीन को इस नेजल स्प्रे का साथ मिल जाए तो दुनिया कोरोना को हरा सकती है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस ने जब दुनिया पर अटैक किया था तब इसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को बहुत कुछ पता है। इसके आधार पर वैक्सीन भी बनाई जा चुकी है। हालांकि अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया है, जैसे कि कोरोना वायरस कैसे फैला, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कोरोना वायरस किसी लैब से लीक हुआ और क्या कोरोना वायरस को जानबूझकर दुनिया में फैलाया गया। इन सारे सवालों पर शक की सुई सिर्फ एक देश पर जाकर ठहर जाती है, वो देश है चीन। हालांकि चीन हर बार खुद पर लगने वाले आरोप को खारिज करता है, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसा सबूत आ जाता है जो चीन की मंशा को कटघरे में खड़ा कर ही देता है। इसीलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को चीन के खिलाफ सबूत जुटाने का जिम्मा सौंप दिया और इसके लिए 90 दिन की डेडलाइन फिक्स कर दी है। Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा था, जिसको लेकर उनकी खूब आलोचना हुई थी। लेकिन आज भी जब यह सवाल पूछा जाता है कि कोरोना वायरस कहां से फैला, तो उंगली सिर्फ एक देश पर उठती है, वो देश है चीन। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को चीन के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के लिए 90 दिन का वक्त दिया है। Today, the president asked the intelligence community to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि कोरोना वायरस वुहान लैब से फैला, लेकिन चीन इन आरोपों से इनकार करता रहा है। जो बाइडेन ने कहा है कि उनके पास सबूत हैं, लेकिन उन्हें पुख्ता करने की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने जांच एजेंसियों को चीन की वुहान लैब से वायरस निकालने की आशंका को लेकर भी जांच करने को कहा है। साथ ही जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच करेंगी कि वायरस जानवर से फैला या किसी प्रयोगशाला से। बाइडेन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इस जांच में सहयोग करने की अपील की है, ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके, ताकि वो अब की बार जांच में कोई अड़ंगा न डाल सके। Back in early 2020, the president called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. And we will continue to press China to participate in a full, transparent,
evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3 million lives across the globe. बाइडेन ने कोरोना वायरस के फैलने में चीन की भूमिका की जांच का आदेश देकर ट्रंप की नीति को ही फॉलो किया है, क्योंकि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर अब तक जो सबूत मिले हैं उसमें शक की सुई हर बार चीन की तरफ जाकर टिक जाती है। कुछ ही दिन पहले वीकेंड ऑस्ट्रेलिया नामक अखबार ने खुलासा किया था कि चीन 2015 से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी मिलिट्री भी इसमें शामिल है। पेरिस ग्रुप नामक एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने भी पिछले दिनों साफ तौर पर कहा था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस फैलने की वजह लैब एक्सीडेंट हो या फिर किसी ने जानबूझकर फैलाया। चीन पर शक की एक वजह यह भी है कि कोरोना का सबसे पहला केस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में दर्ज हुआ था और अब ये बात भी साबित हो चुकी है कि वायरस के लीक होने के दावे में चीन की जिस वुहान लैब पर शक है उसमें कोरोना वायरस को लेकर कई सालों से शोध चल रहा था। हाल ही में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से खबर आई थी कि वुहान लैब के 3 सदस्य नवंबर 2019 में अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन चीन ने आधिकारिक रूप से कोरोना का पहला केस दिसंबर 2019 में डिक्लेयर किया था। इसके बाद अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची को भी अपनी राय बदलनी पड़ गई, जो पहले कह रहे थे कि वायरस जानवरों से इंसान में फैला। No, I'm not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out, to the best of our ability, exactly what happened. Certainly, the people who've investigated say it likely was the emergence from an animal reservoir that then infected individuals, but it could have been something else, and we need to find that out. So, that's the reason why I said I'm perfectly in favor of any investigation that looks into the origin of the virus. चीन पर कोरोना वायरस जानबूझकर पूरी दुनिया में फैलाने के आरोपों को लेकर इसी साल जनवरी और फरवरी के दौरान WHO की टीम ने वुहान में गहन शोध किया था, जिसके आधार पर मार्च में WHO की टीम ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें संभावना जताई गई थी कि कोरोना वायरस जानवरों या पक्षियों से इंसानों में पहुंचा और वायरस के लैब से फैलने की आशंका बहुत ही कम है। लेकिन WHO की मंशा और जांच पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि WHO की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि WHO के विशेषज्ञों ने इस संभावना का विश्लेषण नहीं किया कि क्या किसी ने जानबूझकर वायरस फैलाया था। विशेषज्ञों ने इस बारे में भी पूछताछ नहीं की है कि क्या वायरस प्रयोगशाला में बनाया गया था। WHO की रिपोर्ट में यह माना गया था कि प्रयोगशालाओं में वायरस लीक होने जैसी दुर्घटनाएं दुर्लभ होती हैं, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बाइडेन के जांच वाले आदेश का आधार यही संदेश है, जिसको लेकर अब चीन ने उल्टे अमेरिका की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। लैब लीक पर अमेरिका की मंशा समझ से परे है। अगर अमेरिका पूरी तरह से पारदर्शी जांच चाहता है तो उसे चीन से सबक लेते हुए WHO के विशेषज्ञों को अमेरिका बुलाना चाहिए और फोर्ट डेट्रिक समेत दुनिया भर में मौजूद अपनी प्रयोगशालाओं की जांच करवानी चाहिए। जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को संक्रमित किया, लाखों लोगों की जान ली, उस कोरोना वायरस के फैलने का जिम्मेदार कौन है, ये जानने का हक दुनिया को है। इसके लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी बड़े देशों को एकजुट होने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की उत्पत्ति और उसके फैलने को लेकर चीन की भूमिका और मंशा हमेशा से संदिग्ध रही है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर चीन शुरुआत से ही दुनिया को सच बताने से बचता रहा है। चीन की पूर्व वैज्ञानिक ने खुद खुलासा किया था कि 31 दिसंबर को 2019 को चीन को यह पता चल गया था कि कोरोना इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। 12 जनवरी तक चीन ने यह जानकारी दुनिया से छिपा कर रखी। चीन ने कभी भी कोरोना के असली मामलों की जो संख्या थी वो दुनिया को नहीं बताई। हैरानी इस बात की भी थी कि जिस देश में कोरोना का पहला केस मिला, उस चीन में कोरोना के मामले 80 से 85 हजार के बीच आकर रुक गए। इस बात के सबूत भी सामने आ चुके हैं कि चीन ने कोरोना फैलने के बाद घरेलू उड़ानों पर जनवरी 2020 में बैन लगा दिया था, जबकि विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध मार्च 2020 के अंत में लगाया, जिससे कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। इतने सबूतों के बावजूद चीन अब भी खुद को निर्दोष साबित करने में जुटा है और अपने खिलाफ लगने वाले हर आरोप को खारिज कर रहा है। इसीलिए यह जरूरी है कि चीन के खिलाफ एक इंटरनेशनल जांच हो, ताकि चीन अपनी जिम्मेदारी से भाग न पाए और कोरोना महामारी का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाए।
पहलवान सागर की हत्या के आरोप में फंसे ओलंपियन सुशील कुमार की वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सागर की पिटाई करते हुए तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो 4-5 मई की रात की हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि सुशील कुमार की भूमिका क्या है, कैसी है, लेकिन अब इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। जिस इलाके में यह हत्या की गई है वहां की यह तस्वीर है। सुशील कुमार 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता, जैसा कारनामा हिंदुस्तान में एकल स्पर्धा में किसी ने किया नहीं था, लेकिन आज देखिए तिरंगे को अपने कंधों पर उठाने वाला शख्स आज अपने हाथों में एक ऐसे हथियार के साथ इस तस्वीर में नजर आ रहा है जिससे हत्या की गई है। ये बर्बरतापूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में आपसे कहेंगे कि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। सागर नाम के जो एक युवा पहलवान थे 23 साल की उम्र के, वो जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी मामले में सुशील कुमार समेत और 4 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की है। बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे तक पहलवान सागर की इस तरह से पिटाई की गई थी, जिसके बाद उनकी जान चली गई। कारण क्या है ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ गैंग्स के इन्वॉल्वमेंट की भी बात की गई। ये तस्वीरें सीधे सीधे साबित करती हैं कि जो आरोप सुशील कुमार पर लगाए जा रहे हैं और जिस वजह से वो पुलिस के पास इस समय है, पुलिस की हिरासत में है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई। कई दिनों तक सुशील कुमार पकड़ में भी नहीं आया था, लेकिन अब तंसीम हैदर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। तंसीम, ये तस्वीरें तो शायद एक तरह से हम आखिरी कील कह सकते हैं, क्योंकि सुशील कुमार की तरफ से अब जो भी बातें कही जाएं, लेकिन यहां पर पहलवान सागर के आसपास जिस तरीके से वो खड़ा हुआ तस्वीर में नजर आ रहा है, और साथ ही जो अलग तस्वीरें भी दिख रही हैं, वो एक एक बात को साबित कर दे रही हैं। तंसीम, श्वेता, बिल्कुल ये चीज साफ है। अब तक ये वीडियो सामने नहीं आया था। इस वीडियो के जरिए ये बात साबित हो गई है कि जिस तरह से सुशील कुमार के साथ उसके 12-14 लोग इकट्ठा थे, उनके पास 3 गाड़ियां थी, एक होंडा सिटी थी, एक स्कॉर्पियो थी। एक बंदा इस वीडियो में हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए भी नजर आ रहा है। इनकी जो कार थी उसमें डबल बैरल शॉटगन, 3 कारतूस मिले थे, डंडे, लाठी, रॉड मिले थे, यानी कि पूरी तैयारी थी। और यही वो वीडियो है जो दिल्ली पुलिस ने CSSL में भेजा है जांच के लिए, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। ये वीडियो इन लोगों ने खुद बनवाया था इस वजह से कि आगे लोगों को भेजा जा सके और गैंग में तमाम लोगों को ये सर्कुलेट किया जाए, जिससे कि लोग डर के रहें और इनके खिलाफ किसी भी तरह कभी भी अपना मुंह और अपने आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। तो ये क्लिंचिंग एविडेंस है जो दिल्ली पुलिस के पास है और अब सामने आया है, जिससे सुशील कुमार हाथ में डंडा लिए साफ नजर आ रहा है। और इसके अलावा ये जो एक बड़ा सबूत है, ये वीडियो का होना अपने आप में बड़ा सबूत है कि आपने एक कत्ल किया और मिलकर 10-15 बदमाशों के साथ उस सागर भंटर का कत्ल कर दिया। एक युवा पहलवान की जान चली गई। सुशील कुमार को लोग ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाने करते थे जिसने सिफर से शिखर तक का सफर तय किया था, लेकिन देखिए किस तरह की ये तस्वीरें और किस तरीके से खंड खंड होती, वो सिर्फ छवि नहीं बल्कि एक युवा पहलवान का सपना भी, उसकी जान चली गई। आज पुलिस की हिरासत में ये सारे लोग और पुलिस जिस तरह से तफ्तीश कर रही है। पहले सुशील कुमार को भी छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था, जहां की ये वारदात है, जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, और ये तस्वीरें बहुत बड़ा सबूत और इस पूरे मामले की सत्यता को सामने रखते हैं, सच्चाई को सामने रख रहे हैं। सुशील कुमार को इस तरह की स्थिति में देखकर बताइए, एक तरफ वो सारी ओलंपिक की तस्वीरें आंखों के सामने नाच जाती हैं, जहां पर अपने हाथों से सामने वाले पहलवान को पटखनी देकर सुशील कुमार पदक लेकर आए थे, और दूसरी तरफ ये तस्वीर जिसमें एक युवा पहलवान को घेर कर
अपने बाकी साथियों के साथ पीट पीट कर मार डाला गया है। तंसीम, आगे क्या? सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था रिक्रिएट करने के लिए उस पूरी घटना को, उस पूरी वारदात को। उसके बाद उनके साथियों को भी ले जाया गया है। अब आगे क्या होने वाला है इस केस में? देखिए, एक दिन बाद सुशील की जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आगे भी उसकी पुलिस रिमांड मांगी जाएगी कोर्ट से, जिसको उसको उन जगहों पर ले जाया जाए जिन जिन लोगों ने सुशील कुमार को शेल्टर दिया, जिन लोगों ने सुशील कुमार को उसकी 2 हफ्ते तक उसको छुपा कर रखा, जो वो ऋषिकेश में रहा, हरिद्वार में रहा, गुड़गांव में रहा, पंजाब के कई इलाकों में रहा, तो उसको किन लोगों ने शेल्टर दिया और छुपाया, उनके गवाह उनको शेल्टर देने वालों की पूछताछ की जाएगी। उसको वहां भी ले जाया जाएगा जहां जहां उसको वो रुका था जाके अपनी फरारी के दौरान। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है सुशील के साथ। सुशील के अलावा 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है। इसमें 6 और वांटेड है। ये कुल 15 लोग थे जिन्होंने मारपीट और ये गुंडागर्दी, फायरिंग और उस दिन लाठी डंडी से सागर भंकर की पिटाई की थी। यानी 6 और वांटेड हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो जाहिर है इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो वेपन्स मिले थे, जो लाठी डंडे मिले थे, उनको भी जांच के लिए सैंपल भेजा है। उनके जो ब्लड के सैंपल्स हैं वो भी भेजे गए हैं। तो ये एक पूरा एक कनेक्टिंग एविडेंस तैयार कर रही है दिल्ली पुलिस सुशील कुमार के खिलाफ कि इनको, और ये साबित करना चाहती है कि ये मर्डर है, ये सिर्फ एक फ्लैट के लिए मर्डर नहीं हुआ, ये गैंग वॉर थी नीरज बवानिया और काला जखीड़ी के बीच में। ये 2 ऐसे गैंग हैं पूरे जो अलग अलग जगहों पे बड़ी बड़ी क्राइम को इन्होंने अंजाम दिया है। और पहले वाकई, क्योंकि मंशा जब वो शुरुआत में वो वजह बताई गई तो अजीब सा लगा, लेकिन अब जो तस्वीरों के साथ जो कड़ियों को जोड़ते हुए स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होती जा रही है। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता हमें ये जानकारी दे रहे थे।